दोस्तों, नरेंद्र मोदी और उनकी प्रचार मंडली को इस बात का तो श्रेय दिया ही जाना चाहिए कि वे इस चुनाव में कई मामलों में बढ़त बना चुके हैं। सरकार भाजपा की जगह मोदी की गारंटी और 400 पार जैसे नारों से उन्होंने अपने समर्थकों को उत्साहित करने की कोशिश की। नए नारे या जुमले गढ़ने में मोदी जी का जवाब नहीं। पहले भी काफ़ी बार ऐसे नारे गढ़े गए हैं और उनके न पूरा होने या चुनाव हारने के बाद अमित शाह को कहना पड़ा कि ये तो अपने कार्यकर्ता को उत्साहित और प्रेरित करने के लिए है। आज ये सवाल सबसे मौजूद है कि 400 सीटें आएगी कहाँ से। जो कोई राज्यवार हिसाब लगाता है वो सारी उदारता बरताते हुए भी 272 पार नहीं कर पाता, क्योंकि उत्तर और पश्चिम के राज्यों में भाजपा ने पिछली बार लगभग सारी सीटें जीती थी और दक्षिण तथा पूर्व में बहुत ही कम। इस बार दक्षिण और पूर्व में भी सीटें बढ़ने की जगह घटती हुई नजर आ रही है और उत्तर और पश्चिम में भी वहां भाजपा के लिए सीट बढ़ाने की गुंजाइश तो नहीं बची है। भाजपा को अपने 100 से ज़्यादा सांसदों का टिकट भी काटना पड़ा और जगह जगह बगावत भी है। कई मंत्री बेटिकट रह गए हैं। दर्जन भर मुद्दों की रच्चाकसी के बाद भी मोदी जी खुद मुद्दा बन गए हैं। सारा चुनाव अपने ऊपर ओढ़ लिया है। चुनाव घोषणा पत्र में सबसे ज़्यादा 65 बार नरेंद्र मोदी शब्द का इस्तेमाल भी हुआ है। जब काफी लंबी अनिश्चितता के बाद अचानक इंडिया गठबंधन उभर आया तो सारी कवायदें उसे बदनाम करने, तोड़ने और एक शेर और जाने कितने गिदड़ बताते रहे। पर जल्द ही समझ में आया कि लीडर के दावे और सारे प्रचार के बावजूद विविधता भरे इस देश में गठबंधन के बगैर काम नहीं चलने वाला है। तो सारे लिहाज छोड़कर जाने किस किस दल या नेता के साथ गठबंधन किया गया। एनडीए को पुनर्जीवित करने का नाटक भी किया गया। कई राज्यों में स्थानीय मजबूत क्षेत्रीय दल खिलाफ साम दाम दंड भेद अपनाने के बावजूद बात नहीं बनी है। इस बदलाव के बावजूद यही लगता है कि भाजपा के रणनीतिकारों को ये बात समझ नहीं आई है कि 90 के दशक के बाद इस देश की राजनीति एकदम बदल गई है। भले ही इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1965 में कांग्रेस को 413 सीटें मिली थी, लेकिन उसे अपना कार्यकाल पूरा करना भी भारी पड़ गया था। जीत के इसी गुमान में कांग्रेस ने अपने चंडीगढ़ अधिवेशन में एकला चलो का नारा भी दिया था, जबकि वीपी सिंह ने अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ अलग किस्म की राजनीति की और भाजपा तथा कम्युनिस्ट पार्टियों को भी मजबूर किया कि वे उनकी सरकार को समर्थन दें। दुर्भाग्य से यह प्रयोग तो लंबा नहीं चला, लेकिन कांग्रेस और भाजपा दोनों को गठबंधन राजनीतिक और क्षेत्रीय दलों की उभरती ताकत का अंदाजा हो गया। राव साहब ने क्षेत्रीय दलों को गलत ढंग से पटाकर अल्पमत की सरकार चलाई, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा ने तो धारा 370 हटाने, राम मंदिर का निर्माण करने और कॉमन सिविल कोड जैसे अपने बुनियादी मसलों को ताक पर रखकर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए की स्थापना की। यह नई चीज थी। देश में क्षेत्रीय दलों की राजनीति का निरंतर प्रबल होना नेहरू के समय के कांग्रेस के बारे में माना जाता था कि वह सामाजिक स्तर पर एक रेनबो कोलिशन बनाकर चलती थी। प्रसिद्ध राजनीतिक विज्ञानी रजनी कोठारी इसे नेहरू मॉडल की कहते थे। हालांकि तब भी पूर्वोत्तर, तमिल और पंजाब में भिन्न स्वर सुनाई देने लगे थे, लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस सारे समाज को खास साथ भी रखती थी। पर धीरे धीरे वो ब्राह्मण, दलित और मुसलमान पार्टी बनने लगी और मध्य जाति समाजवादी आंदोलन के प्रभाव में उसे छिटकती गई। कालांतर में उन्होंने अपने मजबूत पार्टियां भी बनाई। शुरू में कांग्रेस और कथित राष्ट्रीय पार्टी इन आंदोलन दलों को देश की एकता के लिए खतरा बताती थी। इनके नेताओं को जातिवाद, परिवारवाद बताती रही, लेकिन पीवीसी वाले प्रयोग ने एक ठप्पा हटा दिया। देश में पहली बार सिर्फ एक मुसलमान मुफ्ती मोहम्मद सैयद को गृह मंत्री ही नहीं बनाया गया। अंग्रेजी न जानने वाले देवीलाल उप प्रधानमंत्री और फिर तो रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, रेल मंत्रालय समझ सारे महत्वपूर्ण मंत्रालय और क्षेत्रीय सुरमा आए और उन्होंने मजे से बढ़िया शासन भी किया। कुशासन और जंगल राज के लिए बदनाम लालू यादव का रेल मंत्रालय प्रबंध हार्वर्ड के मैनेजमेंट कोर्स में शामिल हुआ। कई फैसले दिल्ली की जगह चेन्नई, लखनऊ और पटना में होने लगे। देश टूटने का खतरा और देशद्रोही वाले का तमगा जाने कहाँ मिल गया। करुणानिधि, जयललिता और प्रकाश सिंह बादल जैसे लोग दिल्ली नहीं आए, लेकिन दिल्ली की राजनीति उनकी धमक पर बढ़ी। हल्के एहसास के साथ भाजपा ने बीजद अन्नाद्रमुक तेलुगु देशम पार्टी
और अकाली दल के साथ गठबंधन बनाने का असफल प्रयास किया। तमिलनाडु में उसका घुसना मुश्किल हो गया तो आंध्र प्रदेश में उसे चंद्रबाबू का सहारा लेना पड़ा, जिसे पार्टी की सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से 75 दिन जेल में रखा गया। जेल से नेताओं को तोड़ने का प्रयास तो पूरे देश में हो रहा है, लेकिन हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने हवा ही बदल दी। अदालत ने अगर चुनावी बॉन्ड पर भाजपा के कथित भ्रष्टाचार को उजागर किया तो इन गिरफ्तारियों ने हवा भी बदली है। पहला लक्षण तो मूर्खता इंडिया गठबंधन में जाने लगा। कांग्रेस भी अब एक लो चलो का नारा छोड़ने से काफी आगे बढ़ गई है। अब तो देश भर में जातिवाद, जनगणना और आरक्षण की सीमा 50% से भी ऊपर करने की मांग को लेकर आगे बढ़ भी रही है।